गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में केयर फॉर एनवायरनमेंट ये टॉपिक है वो देखेंगे। कार्बन फुटप्रिंट। व्हेन यू बर्न अ फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती हैं। व्हेन यू ड्राइव अ कार और अ बाइक, पेट्रोल इज बर्न्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। जब भी हम कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं तब पेट्रोल बर्न होता है और उसी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली, बर्निंग ऑफ गैस, oil and coal in our homes and power stations also releases carbon dioxide in the environment. जब भी हम घर पे या पावर स्टेशन पे गैस, ऑयल और कोल को बर्न करते हैं तब क्या होता है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। Carbon footprint is the total amount of carbon dioxide gas that enters the atmosphere because of various human activities. तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल अमाउंट है जो कि हम ह्यूमंस जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उस वजह से जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसका टोटल अमाउंट, उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट. So your carbon footprint is the amount of carbon dioxide gas that is released in the environment by your activities. तो हमारी कार्बन फुटप्रिंट क्या है, वो हम जो भी एक्टिविटी करें उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में रिलीज होता है उसका टोटल अमाउंट. We know that carbon dioxide is a greenhouse gas. It traps the sun's heat and keeps the earth warm. तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है. उसकी वजह से क्या होता है, जो सन की हीट है वो अर्थ के अंदर ही ट्रैप मीन्स बंद होके रह जाती है, जिससे कि अर्थ ज़्यादा गर्म होती है. बट टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. बट अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोब यानी दुनिया, वार्मिंग मीन्स गर्म होना, तो उससे वर्ल्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ता है. By knowing about your carbon footprint, you can understand your impact on the environment. अगर आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को समझ सकते हो तो उससे आप ये भी समझोगे कि उसकी इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होती है. This also helps you to reduce this impact and protect the environment. ये हमें कार्बन जितना हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम करने में हेल्प करेगा और साथ में हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा. Your carbon footprint depends on how much energy you use to heat your home, what electric appliances you use, how frequently you travel, and which transport you use. तो हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम हमारे घर को हीट उसमें कितनी यूज़ करते हैं. हीट मीन्स घर को गर्म रखने के लिए घर में अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक के, जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर मिक्सचर है, ऐसे ट्यूबलाइट्स है, फैंस है. तो ये सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम कितना यूज़ करते हैं, हम कितना ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के लिए हम कौन से व्हीकल का यूज़ करते हैं, ये सब मिलके डिसाइड करेगा कि हमारी कार्बन फुटप्रिंट कैसी है. How to reduce your carbon footprint? Prefer walking or riding bicycle instead of using a car. कार यूज़ करने से ज़्यादा हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, वॉक करना और बाइसिकल को राइड करना. यूज़ कारपूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कारपूल मीन्स अगर आप एक पर्सन कार लेके जा रहा है और आप भी उसी साइड जा रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो कि 3-4 लोग मिलके एक ही कार में साथ में ट्रैवल करो, ना कि सब अलग अलग कार लेके ट्रैवल करो. और क्या कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो. पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे बस है, ट्रेन है, तो उससे क्या होता है कि फ्यूल कम यूज़ होता है और बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. Use energy efficient appliances. The appliances labeled with Energy Stars
are considered to be energy efficient. तो एनर्जी एफिशिएंट मीन्स जिसमें एनर्जी कम लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम यूज़ होती है, ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे आपको मशीन्स यूज़ करने चाहिए उससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होता है. यूज CFLs, कॉम्पैक्ट fluorescent lamps instead of ordinary bulbs and tube lights. तो CFL बल्ब जो होते हैं और अब तो LED वाले बल्ब आते हैं, तो इन सब से क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होता है और वो ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करता है. रीयूज़ एंड रीसाइकल ऑल पॉसिबल थिंग्स. जितनी चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकल कर सकते हैं, उनका यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए. Purchase and eat seasonal and locally grown food items. जो भी सीजनल फूड है उसको ज़्यादा खाना चाहिए और जो भी लोकली हमारे यहाँ पे ग्रो होता है वो ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जो ग्रो होता है, दूसरे कंट्रीज़ में ग्रो होता है, वो वाला फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तब क्या होता है, तब ऐसा होता है कि उसको यहाँ पे लाने में, स्टोर करने में बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है. Go for alternatives of fossil fuels like wind, solar, geothermal and hydroelectric energy. तो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, ऑयल है, गैस है, इन सब का यूज़ करने से भी ज़्यादा हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो अब हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ऐसा आता है कि हम हमारे रूफ पे सोलार पैनल्स लगा सकते हैं. तो ये सब करने से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा. See here in the picture they have said plant a tree, it consumes carbon dioxide. अब हमें पता है कि हम इतने सारे व्हीकल्स चलाते हैं, हम इतनी सारी फैक्ट्रीज ह्यूमन बींग्स ने लगाई है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्री को प्लांट करना चाहिए और इससे क्या होगा कि ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करता है, ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करता है, तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा और एनवायरनमेंट में जितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब वो ले लेगा. तो उससे हमारा जो अर्थ है वो अगेन हेल्थी प्लेस हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट Unit 5, Moving Things, People and Ideas, Chapter number 9, Force, Work and Energy. तो अब हम फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे. To move anything, we either pull it or push it. कोई भी चीज़ अगर हमें मूव करनी है तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसको पुल करते हैं या उसको पुश करते हैं. When we play cricket, we push the ball with the bat. जब हम क्रिकेट खेलते हैं तब हम क्या करते हैं, जो बैटिंग कर रहा है वो बॉल को पुश करता है अपने बैट से. During cycling, we push the pedals of the cycle to move it. जब भी हम साइकिलिंग करते हैं तब हम क्या करते हैं, साइकिल के पैडल्स हैं उनको हम पुश करते हैं सो दैट वो मूव होते रहे. To open a door, we either push it or pull it. जब भी हमें डोर ओपन करना होता है तब हम क्या करते हैं, या तो हम डोर को पुश करते हैं या पुल करते हैं. A push or a pull on an object is called force. तो पुश या पुल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको हम फोर्स कहते हैं. तो फोर्स क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल है. Some other examples of push or pull are shown in the pictures given below. तो जो भी पिक्चर्स दिए हैं नीचे उसमें दिखाया है कि पुश या पुल वो कैसा होता है. A horse pulling a tonga. हॉर्स है वो टोंगा को पुल कर रहा है. A boy pulling water from a well. बॉय है वो वेल में से वाटर पुल कर रहा है. A boy pushing a wheelchair. बॉय है वो व्हीलचेयर को पुश कर रहा है. फोर्स ऑलवेज डज नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट. बट ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम पुश या पुल करें, यानी जब भी हम फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट मूव हो, अपनी जगह से हिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल इट डज नॉट मूव. अगर हम वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वॉल को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं है.
इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स, क्या क्या असर होती हैं। फोर्स कैन अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन मैनी वेज, अलग अलग उसके रिजल्ट्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस इफ़ेक्ट्स, तो हम उस इफ़ेक्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप कर सकते हैं। When you apply force on a moving object in the opposite direction, the moving object slows or stops. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट या तो स्लो हो जाएगा या स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लेयर ऑन अ मूविंग बॉल स्टॉप्स इट। जब भी जैसे फुटबॉल का मैच होता है या फुटबॉल के गेम कोई प्ले कर रहा है, उसमें बॉल मूव कर रहा है, उसको स्टॉप करना है तो वो क्या करेगा, उसके ऑपोजिट साइड से वो फोर्स अप्लाई करता है। ओके, और बॉल क्या हो जाएगा, स्टॉप। सेकेंड, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो स्टेशनरी लिखा है उसका मतलब वो स्टेशनरी वाली शॉप नहीं है जहाँ से आप पेन पेंसिल सब खरीदते हो। यहाँ पे जो स्टेशनरी है उसका मतलब है जो चीज़ अपनी प्लेस पे वैसे ही है, मूव नहीं कर रही है, वो स्टेशनरी। तो दूसरी स्टेशनरी और इस स्टेशनरी के स्पेलिंग में एक ही लेटर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे एन के बाद ए दिया है, NARY। वो वाली स्टेशनरी है उसमें NERY होता है। ओके, When you apply force on a stationary object, the object moves in the direction of force. जब भी आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तब वो ऑब्जेक्ट है वो मूव होने लगता है जिस तरफ हमने फोर्स लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेयर मूव्स अ फुटबॉल बाय किकिंग इट। अगर फुटबॉल अपनी प्लेस पे ऐसे ही पड़ा है, बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, तो जो भी प्लेयर उसको किक मारेगा तो क्या होगा, वो फुटबॉल है जिस डायरेक्शन में प्लेयर ने किक मारी होगी उस डायरेक्शन में वो मूव होने लगता है। जिस तरफ किक मारी होगी उस तरफ वो बॉल मूव होगा। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, हमें उसको स्टॉप नहीं करना है, बट अगर हम चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। We apply force on the steering wheel to change the direction of a moving car. जैसे कार तो ऑलरेडी मूव कर रही है या स्कूटर मूव कर रहा है या साइकिल मूव कर रही है, तो हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलनी है, हमें उसकी साइड चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग व्हील है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स स्टीयरिंग व्हील को हम किसी एक साइड पे पुश या पुल करते हैं एंड जो कार है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 4. Force can change the shape of an object. फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। When you press a balloon full of air, its shape changes. जैसे बलून है पूरा एयर से भरा है, तब हम अगर उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो उसका शेप है वो चेंज होता है। When you make chapati, the force applied by your hands changes the shape of the dough. तो जब भी आप या आपके मम्मी चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो जैसे ही अपने हैंड से फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डो मीन्स आटा, लोट जिसको बोलते हो, वो आटा है उसका शेप चेंज हो जाता है। नाउ MCQs। फर्स्ट, a pull or a push or a pull on an object is called, ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं उसको क्या कहते हैं, फोर्स। सेकेंड, टू मूव एन ऑब्जेक्ट वी नीड, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको शॉर्ट में हम वापस देखेंगे। हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना उसको हम फोर्स कहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं। फर्स्ट है कि हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। सेकेंड है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मीन्स जो ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है उसको हम मूव कर सकते हैं।
थर्ड है कि मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी हम डायरेक्शन, उसकी हम साइड चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स से। मीन्स सबका नहीं हो सकता है, कोई कोई जो सेमी सॉलिड है, थोड़े से सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसका शेप फोर्स से चेंज हो सकता है। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स। When you bring a magnet near iron nails, the magnet attracts the nails. जब भी हम मैग्नेट है उसको आयरन नेल्स के पास ले जाते हैं, किसी भी आयरन की चीज़ के पास ले जाते हैं, तब वो मैग्नेट है वो नेल्स को अट्रैक्ट करता है या आयरन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करना मीन्स वो अपनी तरफ खींचता है। It is because magnet has a force that attracts the iron nails. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैग्नेट में फोर्स होता है और वो फोर्स है वो आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट जो भी फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या भी विंटर में आप लोग भी इसको फील करते होंगे। When you comb your dry hair and bring the comb near tiny bits of paper, the paper bits get attracted towards the comb. अगर आप अपने ड्राई हेयर को, ऑयली नहीं, ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हो और फिर वहीं कॉम्ब अगर आप पेपर के छोटे छोटे बिट्स, पेपर के पीसेस होते हैं छोटे, उसके पास ले जाते हो, तो क्या होता है कि जो पेपर बिट्स हैं वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ खींच के अपने आप ऊपर जाते हैं। This is because on rubbing, the comb gets charged and attracts tiny bits of paper. इसका रीज़न क्या है कि कॉम्ब जब हमने रब किया हेयर पे तो वो चार्ज हो गया और उसी वजह से जो पेपर के बिट्स है उसको वो अट्रैक्ट करता है। So when things are rubbed with each other, they become charged and a force is produced. तो जब भी थिंग्स है वो एक दूसरे के साथ रब होती हैं तो एक तरह से वो चार्ज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा फोर्स प्रोड्यूस होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप विंटर में ये भी फील करते होंगे कि जैसे आप कभी किसी थिंग को टच करते तो आपको ऐसा लगता है जैसे हल्का सा करंट आया, भले ही वो इलेक्ट्रिक थिंग्स ना हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना हो। तो इसका रीज़न भी यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स थिंग्स है वो उसमें थोड़ा सा वो चार्ज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा फोर्स होता है। थर्ड, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरीथिंग दैट यू थ्रो इन द एयर कम्स डाउन। Ripe fruits always fall on the earth from a tree. You cannot jump beyond a certain height. Do you know why? तो देखो, हम जो भी थिंग्स को ऊपर की तरफ फेंकते हैं एयर में, वो हमेशा नीचे आती है। राइप फ्रूट्स मीन्स पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हमेशा अर्थ पे ही गिरते हैं ट्री में से। कभी ऐसा देखा है कि फ्रूट है वो राइप हो गया और ट्री में से अर्थ पे गिरने की जगह वो ऊपर स्काई में फ्लाई करने लगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू कैनॉट जम्प बियॉन्ड अ सर्टन हाइट। आप कुछ हाइट के ऊपर जंप नहीं कर सकते हो। आप जितनी भी ट्राई कर लो, आप थोड़े से हाइट पे ही जंप कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा जंप नहीं कर पाते हो। डू यू नो वाई? इसका रीज़न क्या है? Our earth exerts a force on every object that attracts the object towards its center. हमारा अर्थ है उसमें भी फोर्स है, वो अपना फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगाता है और उसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स है वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचे हुए हैं। हम लोग जब चलते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ग्राउंड सीधा है, स्ट्रेट है और हम चल रहे हैं, बट एक्चुअल में वी नो कि अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल, राउंड जैसा है, राइट? तो हम लोग सब गिर क्यों नहीं जाते हैं? उसका रीज़न यही है कि अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? सारी चीज़ें जितने भी अर्थ की हैं वो सबको अर्थ के सेंटर की तरफ खींच के रखता है।
These force is called gravity or gravitational force. 4. Buoyant force. When you push down an object, example a ball in water, you feel an upward push. This upward push resists the ball from going down. The upward force acting on an object in water is called buoyant force. तो ये buoyant force क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे पुश करते हैं बट वो ऑब्जेक्ट है जैसे कि वाटर से भरा हुआ बकेट होता है और उसमें अगर हम बॉल डालें और बॉल को हम जब भी पानी के अंदर पुश करना चाहते हैं बट ऐसा लगता है जैसे पानी है वो सामने हमें फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, मीन्स उसको रोक रहा है, तो एक तरह से ऊपर वो आने की ट्राई करता है, तो इसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये जो अपवर्ड पुश है जो कि बॉल को नीचे जाने से रोकता है उसको हम क्या कहेंगे? बॉयंट फोर्स। तो देखो, अपवर्ड फोर्स मीन्स कोई भी फोर्स जो चीज़ को ऊपर ले जाता है उसको वाटर में, ओके, मीन्स वाटर में कोई भी चीज़ को जो फोर्स ऊपर की तरफ पुश करता है उसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। Things float in water due to the presence of buoyant force. A huge ship does not sink but floats in water due to the presence of buoyant force. तो जैसे हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं वो वाटर में फ्लोट करती है, तैरती है, सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है, उसका रीज़न यही है कि वाटर में बॉयंट फोर्स होता है। बड़ा सा शिप होता है वो भी वाटर में डूबता नहीं है बट फ्लोट करता है, उसका रीज़न है बॉयंट फोर्स। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं और आगे का जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। जो भी मैंने समझाया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। डू कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।